बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था। ओके तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बता रही थी कि कौन कौन से टाइप्स हैं। हम लोगों ने उसमें देखे जो 3 मेजर हैं। फर्स्ट वाज डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट डज डेमोक्रेसी मींस? इन दैट इट इज द रूल ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे लोग पीपल दे वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउ डू दे डू दैट? दिस इज थ्रू द इलेक्शंस। तो अगर आपको डेमोक्रेसी सिंपल टर्म्स में बोलना हो, सो इट इज द रूल ऑफ द पीपल, पावर ऑफ द पीपल, दैट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सिंपली डेमोक्रेसी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वन वाज मोनार्की। मोनार्की में हमने क्या देखा? देयर इज वन सिंगल रूलर, राइट? और डेमोक्रेसी में इट इज रूल्ड बाय मेनी, मतलब जितने लोग हैं इस कंट्री में दे आर वोटिंग एंड थ्रू वोटिंग दे आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन मोनार्की बिल्कुल उल्टा है। इसमें एक सिंगल रूल होता है, इसमें एक मोनार्क होता है। ही कैन बी किंग, शी कैन बी अ क्वीन, एम्परर, एम्प्रेस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो मोनार्की में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो मोनार्क है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इट्स सिटीजन्स। वो जितने भी डिसीजंस लेते हैं दे नीड नॉट एक्सप्लेन इट टू देयर सिटीजन्स। लेकिन डेमोक्रेसी में द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल दे आर वर्किंग फॉर, राइट? और मोनार्की में हम लोगों ने एग्जाम्पल में ब्रिटेन का देखा था। डेमोक्रेसी में इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? अनार्की जो था बच्चों, इट इज रूल ऑफ द नन। इसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है। इसमें कोई रूल नहीं होता है किसी का। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स, राइट? तो आप देख रहे हो कि ये तीनों गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। और अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे और इंडिया का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो बच्चों जैसे आप लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होते हैं। इट इज द रूल ऑफ द पीपल। जो भी पावर है वो लोगों के हाथ में है रिप्रेजेंट करने का और प्लस सेलेक्ट करने का और इलेक्ट करने का, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद इट। लेट्स सी व्हाट डज इट मीन मोर इन ग्रेट डिटेल। तो यहाँ पे बच्चों देखो, सो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। आप लोगों को मैंने बताया कि बेस्ट एग्जाम्पल अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है तो हमारा ही कंट्री है। वी आर अ डेमोक्रेटिक government, right? We have a democratic government. So it is the result of long and eventful struggles of Indian people. और ये बहुत आसानी से नहीं मिला था। पहले जब ब्रिटेन यहाँ पे ब्रिटिश जो रूल करने आए थे हमें, तो उस टाइम पे तो इलेक्शंस होते ही नहीं थे। वो तो उनका कॉलोनी उन्होंने इस्टेब्लिश किया था यहाँ इंडिया में, राइट? तो बच्चों ये बहुत ही लॉन्ग और इवेंटफुल स्ट्रगल्स के बाद इंडियन पीपल को वोट करने का राइट मिला था और इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना, इंडिया एक डेमोक्रेसी बना। ओके वो हम लोग एक बार देखेंगे। सो पीपल देमसेल्व्स आर द रूलर ऑफ द पीपल, राइट? तो यहाँ पे लोग जो है वो खुद ही वोट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इलेक्ट होते हैं और इनडायरेक्टली इस तरीके से हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सबको इलेक्ट करते हैं। ओके तो हम लोग ये इलेक्शन के प्रोसेस में देखते हैं कि कैसे इलेक्शन होता है। सो पीपल दे रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन making these rules, right? So how do they do that? They rule themselves by participating. यहाँ पे participating is one of the key element जो आपको याद रखना होगा। participating कहने का मतलब कैसे? election process के थ्रू, voting के थ्रू, okay? So in participating in making of these rules, let's see that. So आज के डेट में democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. तो आज के डेट में जो हम लोग अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? लेट्स सी दैट। सो इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। मैं इतनी देर से आपको जो डेमोक्रेसी का टर्म समझा रही हूँ उसमें बार बार ये इलेक्शन टर्म यूज कर रही हूँ आपके लिए। और आपको भी पता होगा कि आपके आस पड़ोस में आपके मम्मी पापा या फिर आप जितने भी अडल्ट आप देखते होंगे वो सारे के सारे वोट करने चाहते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग कि आप लोग को वोट करने का क्यों नहीं ऑप्शन मिला है। तो बच्चों जब आप अडल्ट हो जाओगे, मतलब 18 ईयर्स के हो जाओगे या उसके ऊपर हो जाओगे, देन यू विल बी गिवन द राइट टू वोट। तो ये हमारे डेमोक्रेसी का सबसे मेन और सबसे की एलिमेंट है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है बच्चों, उसमें क्या होता है? दैट पीपल दे डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, राइट? वो इनडायरेक्टली कैसे होते हैं? तो अपने एरिया में जब आपके मम्मी पापा वोट करने जाते हैं तो वो एक कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जो आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, राइट? और धीरे धीरे जब आप लेवल ऊपर बढ़ाते जाओगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जैसे हमने पढ़ा था
सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आपके मम्मी पापा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके टाउन सिटीज में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं, और ये लोग जो है ये वोट करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए, राइट। तो हम लोग जो है इन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वोट करते हैं अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का, राइट। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, इट इज नॉट डायरेक्टली। हम लोग अपने प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम प्रेसिडेंट, ये सब के इलेक्शंस में हम लोग डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते हैं। वी आर नॉट वोटिंग फॉर द प्रेसिडेंट, बट वी आर वोटिंग फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स दे वोट फॉर द प्रेसिडेंट। ये लोग जो मिलकर फिर इस इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू ये लोग अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हमारे मेजोरिटी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें आप आगे के चैप्टर्स में, जब आप सीनियर क्लासेस में भी जाओगी तो आप इलेक्शन, हाउ डज दिस हैपन, प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का, ये सारे आप डिटेल्स में पढ़ोगे। अभी के लिए बस आप शॉर्ट में समझो कि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे है, दैट वी आर पार्टिसिपेटिंग नॉट डायरेक्टली, बट वी आर choosing our representative through election process, okay। ये election process, ये आपका right to vote, that is the main criteria and that is the main element। अब हम देखते हैं कौन वोट करता है। So all the adults in the country, they get to choose their representatives। This is called universal adult franchise। तो बच्चों ये टर्म आपके लिए नया है कि ये universal adult franchise क्या होता है। तो इसका ये टर्म जो है, ये जितने भी adults, जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्यों नहीं वोट कर रहे हो, क्योंकि आप 18 इयर्स के नहीं हो। तो हमारा लॉ है कि जितने भी लोग जो 18 इयर्स एज के हैं या उससे ज्यादा के हैं, वो लोग दे हैव गॉट द राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, दे हैव गॉट द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू एंड क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये आप याद रखना, एज कितना होना चाहिए, 18 इयर्स और मोर देन दैट। बट बच्चों हम लोग को देखना चाहिए दैट दिस वाज नॉट द केस इन दी अर्ली टाइम्स। जब हम लोग अपने इंडियन स्ट्रगल के टाइम की बात कर रहे हैं, जब आप 1800 1900 की बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश रूल था, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सारे एडल्ट्स को वोट करने के लिए मिलता था। आज के डेट पे आपके मम्मी भी जाते होंगे, आपके पापा भी जाते होंगे, आपके दादी, आपके दादा, राइट। लेकिन अर्ली टाइम से हम देखते हैं क्या सिस्टम होता था। सो इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स governments allowed only men who owned property and were educated to vote। अब आप देख रहे हो उस टाइम पे क्या क्राइटेरिया सेट था इलेक्शन का या वोटिंग का, कि वही men, not women, point to be noted बच्चों, only men were who had the property and also who were educated। मतलब अगर आपके पास पैसा है और आप educated हो तभी आप वोट कर सकते हो, उसके अलावा किसी को वोट नहीं मिलेगा, वोट करने का मौका नहीं मिलेगा, राइट। ये फर्स्ट इलेक्शन जब इंडिया में हुआ था बच्चों, तो ये उसकी फोटो यहाँ पे आप देख सकते हो। वुमेन आर ऑल्सो स्टैंडिंग, मेन आर ऑल्सो स्टैंडिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट और ऑक्यूपेशन, सबके सब वोट करने गए थे। अब ये कैसे हुआ था ये हम समझते हैं। उसके पहले आपको एक और बात बता दूं कि अगर जो मेन हु हैड प्रॉपर्टी एंड दोज पीपल हु वर एडुकेटेड दे वर वोटिंग, तो मतलब कौन वोट नहीं कर रहे थे वो हम देखते हैं। सो द वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड दी अनएडुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों कि वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो लोग अनएडुकेटेड हैं, जो लोग पुअर हैं या फिर वुमेन, इन लोगों को वोट करना अलाउड नहीं था बहुत पुराने टाइम पे। अब आप देख रहे हो टाइम कैसे चेंज हो गया। आज के डेट पे इट इज द बेसिक राइट फॉर एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री टू वोट, टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन उस टाइम पे ये केस नहीं था। तो किन लोगों ने इस चीज के लिए बहुत लड़ा, किसने ये स्ट्रगल किया? So Gandhiji along with other leaders were shocked with this unfairness and found that every adult should have the right to vote, and this came to be known as universal adult franchisee। तो आप देख सकते हो कि जब गांधी जी, जो हमारे बहुत फेमस इंडियन स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत बड़े रूल है, आपको नाम भी पता होगा, इज द फादर ऑफ आवर नेशन। आप 10 रुपीज के नोट में उनकी फोटो भी देखते होंगे, राइट। तो इन लोगों ने बहुत लड़ा, इन लोगों ने देखा कि ये काफी अनफेयर है कि यहाँ पे वुमेन को अलाउ नहीं किया जा रहा है, पुअर लोग जो है उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है, और ये तो हमारा बेसिक राइट है ना। तो तब इन लोगों ने काफी स्ट्रगल, काफी लड़ाइयाँ की, बहुत लड़ाइयाँ की, बहुत प्रोटेस्ट किए, एंड फाइनली द गवर्नमेंट अग्रीड दैट एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट, ओके। तो इस तरीके से टुडे ईच एंड एवरी पर्सन, एवरी एडल्ट इज वोटिंग। और उन्होंने यंग इंडिया, एक जर्नल था बहुत टाइम पहले, वो लिखा करते थे। 1931 उन्होंने इसमें लिखा था, आई कैन नॉट पॉसिबली वेयर द आइडिया दैट अ मैन
who has got wealth should get the vote, but a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote. Or that a man who honestly works by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. मतलब बेसिकली इनका कहने का मतलब यही था कि जो पुअर है उनको वोट करने का नहीं मिल रहा है, दैट आइडिया, आई कांट बियर दैट आइडिया, और वो लोग जो रिच हैं बस वो वोट कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेकार है. ठीक है, उन्होंने अपने आइडियाज इस यंग इंडिया जर्नल में लिखे थे. अब बच्चों हमें देखना चाहिए एक दूसरा मूवमेंट. आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इंडिया में क्या ये केस था कि वुमेन को या फिर जो पुअर लोग थे उनको वोट करने के लिए नहीं मिलता था. देन यू आर रॉन्ग. ये वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला है. इसका नाम है सफरेज मूवमेंट. ये टर्म आपको याद रखना होगा क्योंकि ये मूवमेंट में वर्ल्ड वाइड, यूरोप, यूएसए, सारी कंट्रीज की आप बात कर लो तो वहां भी यही केस था बच्चों. वुमेन को दे वर नॉट अलाउड टू वोट. तो ये आप फोटोज में देखो, वुमेन ब्रिंग ऑल द वोटर्स इनटू द वर्ल्ड, लेट वुमेन वोट, राइट. तो उसके अलावा ये प्रोटेस्ट की फोटोज देख रहे हो, इसमें वोट फॉर वुमेन, वोट्स फॉर वुमेन. तो ये बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे और इसको हम लोग सफरेज मूवमेंट कहते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट इट. सो नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर. किसी भी कंट्री में आप देख लो, गवर्नमेंट दे वर नॉट विलिंगली शेयर पावर. वहां पे अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी. पीपल हैड टू फाइट फॉर देयर ओन राइट्स. So all over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in the government. तो आप यूरोप की बात कर लो, अमेरिका की बात कर लो, वहां भी पुअर या वुमेन को बहुत फाइट करना पड़ता था टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट. कैसे पार्टिसिपेशन करना है? तो इलेक्शन के थ्रू. सो वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो हमारे वर्ल्ड में जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है इसके बारे में आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे. तो इस टाइम पे वुमेन स्ट्रगल काफी फेमस हो गया था क्योंकि मेन वो लोग वॉर में चले जाते थे. वुमेन वहां पे दे डिसाइडेड कि दे हैव टू गेन मोर पावर, और ये तभी हो सकता है जब वो गवर्नमेंट में दे विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट. सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट. अब इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं जिसमें वुमेन दे फाउट फॉर देयर ओन राइट. किस राइट के लिए? द राइट टू वोट, क्योंकि उन लोग को वोट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता था. सो हियर व्हाई दिस टर्म, व्हाट इज दिस सफरेज टर्म? तो हम देखते हैं. The suffrage term it usually means right to vote. ठीक है, तो अगर आप वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हो तो हमारा जो सफरेज मूवमेंट है, सफरेज टर्म का ही मतलब होता है राइट टू वोट, और ये वुमेन्स राइट टू वोट के लिए ये मूवमेंट लड़ा गया था. अब एक बार देखो इसमें क्या है. Women's suffrage movement was the struggle to gain same voting rights as men. Voting was limited to white adult men, males who owned property. Many people thought that property owners had the strongest interest in good government. Therefore, they were best qualified to make decisions. Same as the case of India. तो जैसे इंडिया में बच्चों जो प्रॉपर्टी वाले लोग थे सिर्फ उनको वोट करने का ऑप्शन दिया जाता था, तो ये वर्ल्ड वाइड भी यही चीज हो रही थी कि विमेन और पुअर पीपल को इनको अलाउ नहीं किया जा रहा था वोट करने के लिए. सिर्फ वाइट मेल पीपल जो प्रॉपर्टी के साथ थे, जो बहुत रिच थे, सिर्फ उनको वोट करने को मिलता था. और ये जो पूरा मूवमेंट है इसको हम लोग कहते हैं सफरेज मूवमेंट. ओके, तो इन शॉर्ट बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. उसमें हम लोगों ने देखा कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी. कैसे? इलेक्शन के थ्रू हम लोग इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसे चूज किया जाता है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा. एवरी अडल्ट पर्सन हु इज 18 years or more than that have the right to vote. सफरेज मूवमेंट के बारे में पढ़ा जिसमें वुमेन्स राइट टू वोट के लिए काफी प्रोटेस्ट हुआ था इन यूएसए एंड यूरोप. तो बच्चों ये आपका थर्ड चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट कंप्लीट हो गया है. हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखा है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखा है, और हमारा अब नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो है क्वेश्चन आंसर राउंड. इसलिए आप लोग एक बार जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक, योर चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट, और आप एक बार वीडियो देखो, चैप्टर पढ़ो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पार्ट सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी Q&A. Meet you next time. That's all and thank you.